ये कहानी है एलिजाबेथ फ्रिज की, जो 24 अगस्त 1984 में एम्स्टन नाम के शहर से लापता हो जाती है। एम्स्टन ऑस्ट्रिया में एक छोटा सा शहर है जो वियना से कुछ 120 किलोमीटर की दूरी पे है। एम्स्टन बहुत शांत इलाका है जिसकी आबादी 20 से 30 हजार के बीच में होगी। एलिजाबेथ का जन्म 6 अप्रैल 1967 एम्स्टन में हुआ था। माता का नाम रोजमेरी और पिता का नाम जोसेफ फ्रिट्ज था। एलिजाबेथ कुल मिला के 7 भाई बहन थे, जिनमें से एलिजाबेथ चौथे नंबर की थी। एलिजाबेथ दिखने में बहुत सुंदर थी और अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद वेट्रेस बनना चाहती थी। 24 अगस्त को एलिजाबेथ के माता पिता उसके लापता होने की रिपोर्ट करवाते हैं और खबर मिलते ही पुलिस उसकी खोज में लग जाती है। यहाँ खोज में कुछ दिन ही हुए थे कि जोसेफ पुलिस के पास एक लेटर लेके आता है जिसमें लिखा होता है, मैं घर वालों से परेशान होके किसी दूसरे शहर चली गई हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। एलिजाबेथ। जोसेफ पुलिस को बताता है कि वो पहले भी 2 बार किसी रिलीजियस कल्ट में शामिल होने के लिए घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है और फिर वो आसपास रिश्तेदार पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पुलिस जब एलिजाबेथ के दोस्तों से बात करती है तो उसके दोस्त ये बात नकार देते हैं कि वो किसी रिलीजियस कल्ट से जुड़ी है और इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। रिश्तेदार बताते हैं कि जोसेफ का व्यवहार एलिजाबेथ के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर था। वो उसको दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाने देता था। हर समय उस पर नज़र बनाए रखना, उसकी डायरी पढ़ता। पर जो आस पड़ोस के लोग थे उनके लिए जोसेफ बहुत अच्छा पड़ोसी था। सबके साथ हंस के बात करना, पढ़ा लिखा, स्किल्ड इंजीनियर था जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। पुलिस को ये सब सुनकर जोसेफ पे शक होता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। एलिजाबेथ अब 19 वर्ष की हो गई थी और ऑस्ट्रियन लॉ के अनुसार किसी व्यक्ति की उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा हो तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता है। इसी वजह से एलिजाबेथ का केस बंद हो जाता है। अब एलिजाबेथ को गायब हुए 24 साल हो गए थे और इतने सालों में किसी को उसकी कोई भी खबर नहीं थी। सबने ये मान लिया था कि वो सच में किसी रिलीजियस सेक्ट में शामिल हो गई है। इसी बीच 19 अप्रैल 2008 में एक लड़की को LK एम्स्टन हॉस्पिटल लाया जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। शरीर में विटामिन D की कमी, कुछ दांत भी गायब होते हैं। किडनी और लंग फेलियर की वजह से वो कोमा में चली जाती है। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए उसके साथ आए व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो उनको बताता है कि वो उसकी पोती है और उसके साथ ही एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है, प्लीज़ प्लीज़ कर्स्टन की मदद कीजिए। उसे अनजान लोगों से डर लगता है और उसने पहले कभी हॉस्पिटल नहीं देखा। और वो व्यक्ति होता है जोसेफ। वो उनको बताता है कि ये उसकी बेटी एलिजाबेथ की बच्ची है जो उसे आज उसके घर के बाहर मिली और इससे पहले भी एलिजाबेथ अपने 3 बच्चों को ऐसे ही घर के बाहर रख के चली गई थी। पुलिस उसे पूछती है कि उसे कैसे पता ये बच्चे एलिजाबेथ के ही हैं तो वो उनको बताता है कि हर बार बच्चों के साथ एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं इन बच्चों को नहीं पाल सकती, इसलिए आप इन बच्चों का ध्यान रखना। पहले भी पुलिस ने एलिजाबेथ को ढूंढने की कोशिश की थी
लेकिन इस बार वजह कुछ और थी। ऑस्ट्रिया और किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते या उनको ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं तो उनके खिलाफ चाइल्ड नेग्लेक्ट का केस बनता है, जो कि एक क्राइम है। अब पुलिस को एलिजाबेथ को किसी भी हाल में ढूंढ के लाना था, जिसके लिए सबसे पहले पुलिस उसे सिविल रजिस्ट्री और सिविल डेटा में चेक करती है, पर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। दूसरी तरफ उसकी बेटी को बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी थी, इसीलिए डॉक्टर्स एलिजाबेथ को वापस आने के लिए अपील करते हैं और ये अपील हर न्यूज़ चैनल पे ब्रॉडकास्ट की जाती है। डीएनए सैंपल के ज़रिए एलिजाबेथ तक पहुंचने की पहल होती है, जिसमें एलिजाबेथ के चारों बच्चों के ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, इस कोशिश में कि अगर उन बच्चों के पिता का पता चल जाए तो वो एलिजाबेथ तक पहुंच सकते हैं। सबके सैंपल मिल जाते हैं, लेकिन जोसेफ हाजिर नहीं होता। पुलिस पूरे ज़ोरों शोरों से इस केस में लगी थी। पूरे देश की निगाहें इसी केस की तरफ थी। अब तक कर्स्टन को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 4 से 5 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर्स अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे। इतने में वो कर्स्टन के पास एक बूढ़ी महिला को खड़ा देखते हैं और पूछने पे वो बताती है कि वो उसकी माँ एलिजाबेथ है। वो एलिजाबेथ जिसको गायब हुए 24 साल हो गए थे और आज वो सबके सामने आ ही गई। पर वो इतने साल थी कहाँ? बिना समय गवाए एलिजाबेथ को पुलिस पूछताछ के लिए लेके जाती है। अब तक यह खबर पूरे देश में फैल गई थी। पुलिस के बार बार पूछने पे भी एलिजाबेथ कुछ नहीं बताती। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी का डर है। फिर पुलिस उसे जोसेफ से अलग करती है। उसके बाद वो बताती है कि वो 24 साल से अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी और उसे कैद करने वाला था जोसेफ फ्रिट्ज। 24 अगस्त 1984, एम्स्टन शहर, लोअर ऑस्ट्रिया। एलिजाबेथ और जोसेफ घर में अकेले होते हैं। जोसेफ घर के बेसमेंट को काफ़ी टाइम से एटॉमिक बंकर बनाने में लगा था, क्योंकि उस समय यूरोप में कोल्ड वॉर का माहौल था, इसलिए सरकार बंकर बनाने की परमिशन दे देती थी। जोसेफ एक क्वालिफाइड इंजीनियर होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कंस्ट्रक्शन सारा काम खुद कर रहा था, पर एक दरवाज़ा फिक्स करने के लिए वो एलिजाबेथ से मदद मांगता है। एलिजाबेथ ने बेसमेंट के दरवाजे को अंदर से सपोर्ट किया होता है और इतने में जोसेफ उसे ईथर सोक तौलिए से बेहोश कर बेसमेंट में धकेल देता है। जोसेफ ने एलिजाबेथ को जिस कमरे में बंद किया था उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टेड मेटल डोर था, जो कि बेसमेंट में शेल्फ के पीछे छुपा था। उसके बाद 8 सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड दरवाजे और थे, जिनसे निकलने के बाद था किचन, ओपन टॉयलेट और 2 कमरे। एलिजाबेथ जब 11 साल की थी तब से जोसेफ उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा था और पता नहीं कितने सालों से इन सब की तैयारी में लगा था। जोसेफ ने इन 24 सालों में हर रोज़ उसका शोषण किया। पहले एलिजाबेथ को उम्मीद थी कि कोई तो उसे बचाने आएगा, लेकिन बीतते सालों में वो भी ख़त्म हो गई और उसी शोषण का नतीजा सामने आया जब एलिजाबेथ गर्भ से हुई। नवंबर 1986 सबसे पहला बच्चा जिसका मिसकैरेज हो जाता है। अगस्त 1988 एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी कर्स्टन का जन्म होता है। फरवरी 1990 स्टेफन का जन्म होता है।
अगस्त 1992 लीसा का जन्म होता है। फरवरी 1994 मोनिका। अप्रैल 1996 एलिजाबेथ के जुड़वा बेटे होते हैं, जिनमें से एक अलेक्जेंडर और एक माइकल। माइकल की मृत्यु हो जाती है और जोसेफ उसे वहीं दफना देता है। दिसंबर 2002 फेलिक्स का जन्म होता है। उन 6 जीवित बच्चों में से लीसा, मोनिका और अलेक्जेंडर रोज़मेरी को घर के बाहर मिलते हैं और हर बार एलिजाबेथ का नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, बच्चों का ध्यान रखना। एक बार रोज़मेरी को एक कॉल भी आई, जिसे सुन के उसे ऐसा लगा जैसे एलिजाबेथ की आवाज़ है। उसने इस बात को पुलिस को भी रिपोर्ट किया कि एलिजाबेथ को उनके नए नंबर के बारे में कैसे पता है, पर पुलिस ने इस पे ध्यान नहीं दिया। जोसेफ से जब पूछा गया कि उसने क्यों उन बच्चों को वहाँ रखा, तो उसने कहा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शोर करते थे, तो वो नहीं चाहता था किसी को भी उसके कारनामों का पता चले। और 19 अप्रैल 2008 को भी कुछ ऐसा ही होता है। कर्स्टन, एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो जोसेफ को उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो उसे कहती है अगर कर्स्टन मर गई तो वो इतनी बड़ी लड़की को कहाँ दफनाएगा। इसीलिए वो कर्स्टन को अस्पताल ले जाने के लिए सुबह एम्बुलेंस बुलाता है और फिर से वही कहता है कि एलिजाबेथ उसके घर के बाहर एक नोट के साथ कर्स्टन को वहाँ रख के गायब हो गई। 26 अप्रैल 2008 जब पुलिस की तहकीकात जोर पकड़ती है, तब जोसेफ एलिजाबेथ, स्टेफन और फेलिक्स को बेसमेंट से बाहर निकालता है। उसके बाद वो एलिजाबेथ को हॉस्पिटल लेके जाता है और कहता है कि देखो, एलिजाबेथ इतने साल बाद वापस आ गई। हर कोई यह सब सुनकर दंग रह जाता है कि कैसे कोई पिता अपनी ही बेटी के साथ इतना सब कुछ कर सकता है। इसके बाद जोसेफ फ्रिट्ज का 4 दिन का ट्रायल चलता है, जिसमें साबित होता है कि एलिजाबेथ के साथ बलात्कार हुआ है और वो ही उन बच्चों का बाप है। उसके खिलाफ मर्डर, इंस्लेवमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के चार्जेस लगते हैं, जिसको वो कबूल करता है और इसी के साथ उसको उम्र कैद की सज़ा होती है। ट्रायल के बाद एलिजाबेथ और बच्चों को साइकेट्रिक केयर में रखा जाता है ताकि वो सदमे से बाहर आ सकें। बच्चों के लिए बाहर की दुनिया नई थी और उनको एडजस्ट होने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। इस केस को मीडिया ने भी बहुत कवर किया। पूरा देश एलिजाबेथ और बच्चों के ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था, जिसके कुछ टाइम बाद एलिजाबेथ और बच्चों ने सबका धन्यवाद किया। मार्च 2010 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें लिखा होता है कि एलिजाबेथ और बच्चे अब नॉर्मल लाइफ जीना सीख रहे हैं। मई 2017 में एक इंग्लिश रिपोर्टर ने जोसेफ का इंटरव्यू लिया, जिसमें उसने बताया कि जोसेफ ने अपना नाम बदलकर जोसेफ मेरॉफ कर लिया है और आज भी उसे उस बात का कोई भी अफसोस या दुख नहीं है। वैसे भी अफसोस और दुख इंसानों को होता है, जानवरों को नहीं। इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद हमें उम्मीद है कि एलिजाबेथ जहाँ भी है बहुत खुश है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि आप सब भी इन सच्ची घटनाओं से सबक लेके हर वक्त सतर्क रहें, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। फिर मिलते हैं।